हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं नवनीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट इंट्रीज करना सीखेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। एडजस्टमेंट इंट्रीज अर्थात समायोजन प्रविष्टियाँ। वैसे सभी इंट्रीज जिनके डीआर या सीआर में बैंक या कैश नहीं आता है एडजस्टमेंट इंट्री समझा जाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ष के अंत में समायोजन के संबंध में जो लेखे अर्थात इंट्रीज किए जाते हैं उसे समायोजन के लेखे कहा जाता है। एडजस्टमेंट इंट्री जनरली ईयर के एंड में या कभी कभी मंथ के एंड में भी की जाती है। टैली में एडजस्टमेंट इंट्री करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज़ किया जाता है। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F7 प्रेस करना है, जर्नल वाउचर हमारा ओपन होगा। एडजस्टमेंट इंट्री आखिर हम करते क्यों हैं? तो सबसे पहले इसका रीज़न है कि सही लाभ हानि का पता लगाने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट इंट्री करते हैं, या व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हम एडजस्टमेंट इंट्री करते हैं, या बहियों में लेखा नहीं किया गया हो, जो एंट्री नहीं किया गया हो उसे करने के लिए, या नहीं तो पुस्तक में मिली अशुद्धियों को दूर करने के लिए। मतलब जैसे हम अगर डे बुक अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें कोई अगर त्रुटि है तो उसको दूर करने के लिए, या अपूर्ण लेन देन को पूर्ण करने के लिए, या समस्त आयों मतलब जितना हमारा इनकम है चाहे प्राप्त हुई हो या ना हुई हो, जो हमारे पास आया हो इनकम या हमारे पास नहीं आया हो उस सब को शामिल करने के लिए, या समस्त व्ययों मतलब जितना भी हमारा एक्सपेंस है चाहे हम उसका भुगतान किए हों या नहीं किए हों, इस सब को शामिल करने के लिए एडजस्टमेंट इंट्री किया जाता है। एडजस्टमेंट के टाइप्स, सबसे पहले है अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। मतलब वर्ष के अंत में जो माल बिना बिके बच जाता है उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उसके बाद है अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब वैसा एक्सपेंस जो अंतिम खाते वाले वर्ष से संबंधित तो होता है पर उसका भुगतान नहीं हुआ होता है। पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस, वैसा एक्सपेंस जो चालू वर्ष के अग्रिम चुका दिया गया हो, मतलब चालू वर्ष में पहले ही जिसका हम भुगतान कर चुके हो और अंतिम खाता बनाने वाले वर्ष की तिथि तक उसका उपयोग नहीं हुआ हो। उसके बाद है ह्रास डिप्रेशिएशन, संपत्ति के प्रयोग होने के कारण अथवा उसकी टूट फूट या समय बीतने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसे ही हम ह्रास कहते हैं, डिप्रेशिएशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह है व्यापार में जो हम पूंजी लगाते हैं, जैसे हम कोई कैपिटल लगाए पूंजी लगाए उससे व्यापार शुरू किए और उस पर जो हमारा ब्याज लगता है मतलब उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वही होता है पूंजी पर ब्याज। उसके बाद है आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब व्यवसाय का जो मालिक होता है वो अपने निजी प्रयोग के लिए जो व्यवसाय से नगद कैश निकालता है उस पर अगर ब्याज लगता है तो वही होता है आहरण पर ब्याज। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन ऋण पर ब्याज। मतलब अगर हम लोन ले करके कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वही होता है ऋण पर ब्याज। उसके बाद है उपार्जित आय एक्यूर्ड इनकम या विनियोजक या बैंक जमा पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या बैंक डिपॉजिट। इसमें है कि बैंक में जो हम जमा धन करते हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त होता है वही होता है उपार्जित आय एक्यूर्ड इनकम। अनुपार्जित आय अनअक्यूर्ड इनकम या अग्रिम प्राप्त आय इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब हुआ कि ऐसा आय जो चालू वर्ष में प्राप्त हो चुका हो किंतु वह आय इस वर्ष से संबंधित न होकर अगले वर्ष से संबंधित हो। उसके बाद है अप्राप्य ऋण बैड डेब्ट्स, वैसा ऋण जो देनदारों से प्राप्त नहीं होता है अर्थात डूबत ऋण जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद है अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचित प्रावधान रिजर्व प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मतलब हुआ कि जिस ऋण की वसूली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है उसे हम संदिग्ध ऋण मानते हैं और इसके लिए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो भी होता है उसमें एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। देनदारों पर छूट के लिए आयोजन प्रावधान प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मतलब हुआ कि अगर हमारा कोई देनदार है या हमारा कोई ग्राहक है उससे रुपया शीघ्र वसूल करने के लिए जब हम उन्हें छूट देते हैं वही आता है देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। उसके बाद है लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। लेनदारों पर जो छूट की व्यवस्था की जाती है वही इस अंडर में आता है। उसके बाद है प्रबंधनकर्ता का कमीशन मैनेजर्स कमीशन। व्यापार या कारखाना का जो प्रबंधक होता है उसके लिए जो हम कमीशन का प्रावधान करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। दुर्घटनाओं से हानियाँ लॉस बाय एक्सीडेंट,
मतलब जैसे कोई गोदाम है या फैक्ट्री या कार्यालय है, उसमें आग लगने से या किसी अन्य कारण से जो क्षति होती है वो इसके अंतर्गत आता है। स्थगित आयगत व्यय, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें वह वैसा खर्च जो आयगत प्रवृत्ति के होते हैं अर्थात जिसका लाभ आगे आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होने वाला रहता है, वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है विक्रय के अलावा माल का प्रयोग, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, मतलब सेल नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस सामान का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक हुआ निजी प्रयोग के लिए माल का आहरण, तो निजी प्रयोग के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वैसा माल जो व्यापारी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या नहीं तो अगर हम चैरिटी में दे रहे हैं मतलब दान में दे रहे हैं तो दान के लिए, या नमूने में वितरण कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, तो उसके लिए जो हम निकालते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है मार्ग स्थल माल, गुड्स इन ट्रांसिट, मतलब खाता बंद करने की स्थिति तक अगर माल प्राप्त नहीं हुआ है परंतु उसे भेजे जाने की सूचना प्राप्त हो गई रहती है तो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है पूंजीगत व्यय, मशीन लगाने या बैठाने का व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंस्टॉलेशन और इरेक्शन चार्जेज ऑफ मशीन, इसमें है कि किसी संपत्ति को क्रय करने या मशीन लगाने में जो हमारा मजदूरी दिया गया होता है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है रखने या लौटाने की शर्त पर माल का विक्रय, सेल ऑफ गुड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब यदि कोई माल हम ऐसे शर्त पे बेचते हैं कि अगर वह ग्राहक को पसंद नहीं आया तो वह हमें वापस कर देगा, तो ग्राहक द्वारा पसंद करने पर ही उसे बिक्री माना जाता है। उसके बाद है क्रय किए हुए माल का बीजक प्राप्त नहीं होना, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड परचेज, मतलब यदि अंतिम खाता बनाने तक क्रय किए गए माल का हमें बिल प्राप्त नहीं होता है तो वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है बेचे गए माल को न भेजा जाना, गुड सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड, मतलब वैसा माल जिसे बेच दिया गया है परंतु भेजा नहीं गया है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे हमें इस क्वेश्चन की एंट्री करना है, सबसे पहले हम टैली में आएंगे, टैली में आने के बाद सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, तो क्रिएट कंपनी में आ जाएंगे और एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे तो कंपनी का नाम दे देते हैं एडजस्टमेंट और क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं और इसको करते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद हमको एंट्री करना है, अकाउंट इन्फो में रहेंगे, ठीक है, और लेज़र में आ जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट हमको कौन सा लेज़र करना है तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले परचेज जो कि है 9600 का, तो बनाते हैं लेज़र परचेज का और ये अंडर ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट और अमाउंट था इसका 9600, तो 9600 अमाउंट दे रहे हैं। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड जो कि है 400 का, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और इसका अमाउंट है 400 अमाउंट यहाँ पे दे रहे हैं। फिर है वेजेज 1250 का वेजेज और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट था इसका 1250 इसका अमाउंट दे रहे हैं। फिर है उसके बाद सैलरी 1775 सैलरीज और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 1775, तो 1775 यहाँ पे अमाउंट डाले हैं। फिर उसके बाद है सेल्स रिटर्न और है 325 का, तो सेल्स रिटर्न और ये सेल्स रिटर्न किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो सेल्स अकाउंट रहेगा और इसका अमाउंट है 325, तो 325 और सेल हमारा रिटर्न हो रहा है तो इसलिए अमाउंट CR में नहीं बल्कि DR में रहेगा, तो DR में इसका अमाउंट करेंगे। फिर सेल रिटर्न के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि है 275 का, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 275, तो 275 अमाउंट यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद कमीशन, DR साइड में है ऑलरेडी और इसका अमाउंट है 650, तो कमीशन और ये भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और इसका अमाउंट है 650, तो 650 अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि है 325 रुपये का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा और इसका अमाउंट है 325, तो 325 इसका अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस 675 रुपये का, ट्रेड एक्सपेंस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा
और इसका अमाउंट है 675, तो 675 इसका अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस के बाद इंटरेस्ट 1825 रुपये का डीआर साइड में है, तो इंटरेस्ट और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा और इसका अमाउंट है 1825, तो अमाउंट इसका डालेंगे। उसके बाद है बिल्डिंग 10,000 का बिल्डिंग और ये हो जाएगा फिक्स एसेट में, तो फिक्स एसेट और इसका अमाउंट है 10,000, तो 10,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है डेटर 6,000 का, तो डेटर और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर, तो सन्डी डेटर और इसका अमाउंट है 6,000, तो 6,000 इसका अमाउंट डालेंगे, 6,000 अमाउंट इसका डालेंगे। फिर उसके बाद है, उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद है फर्नीचर जो कि है 4,000 का, तो फर्नीचर और ये भी हो जाएगा फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट और फर्नीचर का अमाउंट है 4,000, तो 4,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है कैश 3,000 का, कैश का हमको तो बना हुआ रहता है, तो कैश इन हैंड बनाना होगा या नहीं तो कैश को ही अल्टर कर लेते हैं। चलिए कैश को अल्टर करते हैं, स्केप से आते हैं बाहर और अल्टर में आ जाते हैं और कैश वाले में आ जाते हैं और कैश का अमाउंट था 3,000, तो अमाउंट यहाँ पे दे देते हैं 3,000। फिर स्केप से आते हैं बाहर और फिर आ जाते हैं क्रिएट पे। उसके बाद है कैश के बाद है स्टॉक जो कि है 2550 का, तो स्टॉक और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा स्टॉक इन हैंड, तो स्टॉक इन हैंड और इसका अमाउंट है 2550 का, तो 2550। फिर उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट है 12,000, तो कैपिटल और ये कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा, तो कैपिटल अकाउंट और इसका अमाउंट है 12,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। फिर उसके बाद है कैपिटल के बाद है सेल्स 20,025, तो सेल्स और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट और 20,025 20,025 हो गया। उसके बाद है परचेज रिटर्न 575 का, तो परचेज रिटर्न और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट था 575, तो 575 अमाउंट रहेगा, लेकिन परचेज हमारा रिटर्न हो रहा है तो डीआर में नहीं बल्कि सीआर में हो जाएगा इसका अमाउंट। और परचेज रिटर्न के बाद है फिर कमीशन और इसका अमाउंट है 650 और कमीशन किस साइड में है, सीआर साइड में। चलिए तो कमीशन तो ऑलरेडी बना चुके थे, तो कमीशन रिसीव्ड इसको बना लेते हैं, रिसीव्ड और इसको कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन हमारा रिसीव हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा और इसका अमाउंट है 650, तो 650 अमाउंट डालेंगे। फिर है उसके बाद डिस्काउंट 500 का, तो डिस्काउंट का बनाते हैं, डिस्काउंट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट आ रहा है और सीआर साइड में है तो इनकम ही रहेगा और इसका अमाउंट है 500, तो 500 अमाउंट डालेंगे। फिर है क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट है 5,000, तो क्रेडिटर और ये जाएगा सन्डी क्रेडिटर में, तो सन्डी क्रेडिटर और इसका अमाउंट है 5,000, तो 5,000 डालेंगे। उसके बाद है बिल्स पेबल 1250 का, तो बिल्स पेबल और बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी है, तो करेंट लायबिलिटी में जाएगा और इसका अमाउंट है 1250, तो 1250 इसका अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 2650, तो बैंक ओवरड्राफ्ट और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा बैंक ओडी, बैंक ओडी अकाउंट और इसका अमाउंट है 2650, तो 2650 यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट में आते हैं, फिर है क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का। क्लोजिंग स्टॉक हमको बनाना नहीं है, बस ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक हम जो भी बनाए थे उसको अल्टर करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनाए थे, स्टॉक बना हुआ है तो स्टॉक में आ जाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 था ओपनिंग बैलेंस, तो 31 मार्च 2021 हो जाएगा और इसका अमाउंट कितना था क्लोजिंग स्टॉक का 7,000, तो 7,000 यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और इसको करते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद फिर स्केप से आ जाते हैं बाहर, स्केप से बाहर आ जाते हैं
अब देख रहे हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में और क्या है, डिप्रेशिएट बिल्डिंग बाय 5%। बिल्डिंग को 5% से डिप्रेशिएट करना है हमको। तो आ गया टैली में, स्केप से बाहर आया। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमको कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गया और जर्नल में एंट्री करना है। और जर्नल वाउचर लाने के लिए F7 प्रेस करेंगे, तो F7। उसके बाद यहाँ पे तो डिप्रेशिएट बिल्डिंग का हमारा बना नहीं हुआ है, तो Alt C से यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे और इसको करते हैं डिप्रेशिएट बिल्डिंग। डिप्रेशिएट बिल्डिंग, और बिल्डिंग में डिप्रेशिएशन हो रहा है, तो ये एक तरह से एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और उसके बाद इसका अमाउंट तो 5% है, बिल्डिंग पे डिप्रेशिएशन करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर स्टार्ट करने के लिए Alt C का यूज़ करेंगे। उसके बाद है बिल्डिंग था कितने का, बिल्डिंग था यहाँ पे 10,000 का, तो 10,000 इंटू 5/100, 5% निकालना है तो 5/100। इसका अमाउंट जो भी है 500, और इसको एडजस्ट किसके साथ करना है, तो बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। बिल्डिंग के साथ इसको एडजस्ट कर लिए और इसको एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद स्केप से आते हैं बाहर, फिर आ जाते हैं हम प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमको चेक करना है, तो P। अब इसके बाद पहले देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है 13,875 और नेट प्रॉफिट है 8600। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम F11 करके और अकाउंट ओनली को एस कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम डेट चेंज करते हैं, Alt F2, 31/3/21। अब यहाँ आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 13,875 और नेट प्रॉफिट 8600। यही हमारा आंसर था जो कि आ गया। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से टैली में आते हैं और स्केप से बाहर आ जाते हैं, फिर से नया कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम देंगे एडजस्टमेंट 2, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन बना रहे हैं, वैसे नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो एडजस्टमेंट 2 इस कंपनी का नाम हम दे देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर और गेट पे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो और लेजर क्रिएट। अब देख रहे हैं एंट्री क्या क्या करना है। सबसे पहले बिल्डिंग 1,35,000 का, तो बनाते हैं बिल्डिंग और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट में ये जाएगा और इसका अमाउंट था 1,35,000, तो 1,35,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है फर्नीचर 6400, तो फर्नीचर और ये भी फिक्स एसेट ही रहेगा और इसका अमाउंट है 6400, तो 6400 अमाउंट देंगे। फिर उसके बाद है बैड डेट्स 1250, तो बैड डेट्स और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट था 1250, तो 1250 इसका अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्डी डेटर 38,000, तो सन्डी डेटर और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर, तो सन्डी डेटर और इसका अमाउंट था 38,000, तो 38,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्डी डेटर के बाद है स्टॉक 34,600, बनाते हैं स्टॉक और ये अंडर ग्रुप हो जाएगा स्टॉक इन हैंड और अमाउंट है इसका 34,600 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है परचेज 54,750, परचेज और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट था 54,750। फिर उसके बाद है सेल रिटर्न 2000, सेल्स रिटर्न और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सेल्स अकाउंट, लेकिन सेल हमारा रिटर्न हो रहा है इसलिए अमाउंट इसका हो जाएगा DR में, और इसका अमाउंट कितना था 2000, तो 2000 अमाउंट रहेगा और अमाउंट DR में हो जाएगा। उसके बाद है सेल रिटर्न के बाद एडवर्टाइजमेंट 4500, एडवर्टाइजमेंट और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट था 4500, तो 4500 इसका अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट के बाद है इंटरेस्ट 1180 और DR साइड में है, तो इंटरेस्ट और ये भी हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका है अमाउंट 1180, तो 1180 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड 9000, कैश वाले में ही एंट्री कर लेते हैं इसका, तो अल्टर करते हैं और कैश में आ जाते हैं और इसका अमाउंट था 9000, तो अमाउंट डालते हैं 9000। स्केप से बाहर आते हैं, फिर आ जाते हैं
क्रिएट पे। उसके बाद है कैश इन हैंड के बाद है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या बनाते हैं, इंश्योरेंस ये भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इंश्योरेंस का अमाउंट था 12,500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस के बाद जनरल एक्सपेंस 7820 जनरल एक्सपेंस, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। और जनरल एक्सपेंस का अमाउंट था 7820, तो 7820 अमाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद है जनरल एक्सपेंस के बाद है सैलरी 33,000, तो सैलरीज, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। और इसका अमाउंट था सैलरी का 33,000, तो 33,000 अमाउंट डालते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल 1,25,000, तो कैपिटल, और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट था इसका 1,25,000, तो 1,25,000 अमाउंट डाल रहे हैं। फिर कैपिटल के बाद है सेल्स और है 1,54,500 सेल्स, और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट था 1,54,500, तो 1,54,500 अमाउंट डाले हैं। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर 25,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अमाउंट था 25,000, तो अमाउंट डाल रहे हैं 25,000। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल 2,000, तो बिल्स पेबल, और ये करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी, और बिल्स पेबल का अमाउंट था 2,000, तो 2,000। उसके बाद है बिल्स पेबल के बाद बैंक लोन 28,500 बैंक लोन, इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा लोन एंड लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी, और इसका अमाउंट था 28,500, तो अमाउंट डाल रहे हैं 28,500। उसके बाद है बैंक लोन के बाद है परचेज रिटर्न 1,250, तो परचेज रिटर्न, और इसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट था 1,250, तो 1,250 अमाउंट देंगे, लेकिन अमाउंट हो जाएगा CR में। फिर उसके बाद है परचेज रिटर्न के बाद है कमीशन, और CR साइड में है अमाउंट है 3750, तो इसको बना देते हैं कमीशन रिसीव्ड, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, और इसका अमाउंट है 3750। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 57,500। चलिए स्केप से आते हैं बाहर और अल्टर में आ जाते हैं, स्टॉक को चेंज कर लेते हैं। स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 31,321, और इसका अमाउंट था 57,500, तो 57,500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सैलरीज, वेतन 3,000 अदद है, मतलब सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, और इसका अमाउंट है 3,000। चलिए स्केप से आते हैं बाहर और आ जाते हैं काउंटिंग वाउचर। जनरल के लिए F7, जनरल वैसे खुला ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट सी से यहाँ पे क्रिएट करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये हमारा जाएगा करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी, और इतना तो हमें पता ही है कि लायबिलिटी क्या होता है, CR होता है, और यहाँ DR वाले में है, तो इसलिए सबसे पहले हम सैलरी ऊपर में ले लेते हैं, सैलरी, और इसका अमाउंट था आउटस्टैंडिंग सैलरी का 3,000, तो 3,000 यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, और इसको मैनेज करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी से। मतलब जब CR वाला पहले रहे, क्रेडिट वाला पहले रहे, तो एडजस्टमेंट वाले एंट्री में पहले DR वाला लिखना है, इसलिए उल्टा हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लेंगे। उसके बाद फिर स्केप से आ जाते हैं बाहर और आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस पे। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,21,900 और नेट प्रॉफिट है 62,400। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट ओनली को एस कर लेते हैं, उसके बाद डेट चेंज करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 1,21,900 और नेट प्रॉफिट 62,400। यही हमारा आंसर था। जैसे इस क्वेश्चन का अब एंट्री करना है। फिर से आ जाते हैं टैली स्क्रीन पे, स्केप से आते हैं बाहर और फिर से एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम दे देते हैं एडजस्टमेंट 3
थर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो एडजस्टमेंट 3 और इसको एक्सेप्ट करते हैं। स्केप से आते हैं बाहर, अकाउंट इन्फो और लेज़र, और हमें करना है क्रिएट। अब क्वेश्चन में देखते हैं आनंद कैपिटल या कैपिटल डायरेक्ट हम दें, इसका अमाउंट है 60,000। तो आनंद कैपिटल और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट और इसका अमाउंट है 60,000, तो 60,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्डी डेटर और अमाउंट है 30,660। तो सन्डी डेटर और इसका अंडर ग्रुप सन्डी डेटर ही होगा, तो सन्डी डेटर और इसका अमाउंट था 30,660, तो 30,660 अमाउंट डालें। फिर उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर और अमाउंट है 24,400, तो सन्डी क्रेडिटर और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर और अमाउंट है 24,400, तो 24,400 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर के बाद है स्टॉक और इसका अमाउंट है 70,500, तो स्टॉक और ये हो जाएगा स्टॉक इन हैंड और अमाउंट है 70,500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है स्टॉक के बाद परचेज और इसका अमाउंट है 64,300, तो परचेज और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट और अमाउंट है इसका 64,300 और इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड और इसका अमाउंट है 1,200, तो रिटर्न आउटवर्ड एक तरह से परचेज रिटर्न है, तो परचेज अकाउंट में ही जाएगा, तो परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट है 1,200 अमाउंट डालेंगे, लेकिन अमाउंट हो जाएगा CR में। फिर उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड के बाद है सेल्स 1,31,500, सेल्स ये जाएगा सेल्स अकाउंट में और इसका अमाउंट है 1,31,500। फिर है रिटर्न इनवर्ड और अमाउंट है 3,200, रिटर्न इनवर्ड ये एक तरह से सेल्स रिटर्न है, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका अमाउंट है 3,200 अमाउंट हो जाएगा, लेकिन ये अमाउंट DR में जाएगा। फिर उसके बाद है सेल रिटर्न के बाद है रिटर्न इनवर्ड के बाद है सैलरी जिसका अमाउंट है 15,000, तो सैलरीज और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और इसका अमाउंट है 15,000, तो 15,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सैलरी के बाद है ऑफिस एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 2,800, ऑफिस एक्सपेंस और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा और इसका अमाउंट है 2,800। फिर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस के बाद है बैड डेट्स, अमाउंट है 6,500, बैड डेट्स और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा और इसका अमाउंट है 6,500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है बैड डेट के बाद रेंट एंड टैक्सेस और अमाउंट है 7,310, रेंट एंड टैक्सेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, इसका अमाउंट है 7,310। फिर उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस के बाद जनरल एक्सपेंस, अमाउंट है 1,350, जनरल एक्सपेंस और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा और जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है 1,350 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद जनरल एक्सपेंस के बाद है डिस्काउंट और इसका अमाउंट है 500 और ये DR साइड में है, तो डिस्काउंट और ये इनडायरेक्ट CR साइड में था, डिस्काउंट का अमाउंट CR साइड में था 500, तो इसका अमाउंट हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम और अमाउंट इसका है 500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड 5,120, कैरेज आउटवर्ड और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड का है, इनवर्ड रहता तो डायरेक्ट होता, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 5,120 अमाउंट डालेंगे। फिर कैरेज आउटवर्ड के बाद है फर्नीचर और इसका अमाउंट है 6,300, तो फर्नीचर और ये है फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स एसेट
और इसका अमाउंट है फर्नीचर का 6300, तो अमाउंट डालेंगे 6300। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस और अमाउंट है 900। इंश्योरेंस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 900, अमाउंट 900 डालें। उसके बाद है कैश इन हैंड, अमाउंट है 660, तो कैश वाले को अल्टर कर लेते हैं, अल्टर, और कैश अमाउंट है 660 अमाउंट डालें। फिर स्केप से आ जाते हैं बाहर, सॉरी क्रिएट। उसके बाद है वेजेज 3000, तो वेजेज और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और अमाउंट इसका है 3000 अमाउंट डालें। फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट, जिसमें है क्लोजिंग स्टॉक 25000 का, तो स्केप से आ जाते हैं बाहर, अल्टर, और स्टॉक नाम से बनाए हुए थे, स्टॉक में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग डेट 31/3/21 और अमाउंट था 25000, तो 25000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट में डिप्रेशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% से फर्नीचर को डिप्रेशिएट करना है। स्केप से आते हैं बाहर, और उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, जर्नल ऑलरेडी है, ठीक है, एलसी से क्रिएट करते हैं, डिप्रेशिएट फर्नीचर पूरा लिख सकते हैं एट द रेट 10%, या ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं, और यहाँ पे एलसी फर्नीचर का अमाउंट कितना था देख लेते हैं। फर्नीचर का अमाउंट है 900, फर्नीचर का अमाउंट, सॉरी 6300 है अमाउंट, तो यहाँ पे एलसी, ठीक है, 6300 और उसका 10%, 10 to 10/100 और अमाउंट 630, ठीक है, और इसको फर्नीचर से मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500, तो बनाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये हमारा हो जाएगा करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी सीआर में रहता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी से इसको मैनेज कर लेते हैं, तो सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट कितना था 2500, तो यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 2500 और सीआर में दे देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सेप्ट करते हैं इसको। फिर उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 100 का, चलिए एलसी प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमारा है करेंट एसेट, तो करेंट एसेट में जाएगा, और इसका अमाउंट था 100, तो 100 और सीआर में इंश्योरेंस से इसको मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है अलाउड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट है, तो एलसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कैपिटल का अमाउंट यहाँ देख लेते हैं कितना है, कैपिटल का अमाउंट था 60,000, चलिए एलसी 60,000 इंटू 5/100, 5% निकालना, 5/100 जितना आ गया, और इसको कैपिटल से मैनेज करेंगे, तो कैपिटल तो है नहीं, आनंद कैपिटल है, तो आनंद कैपिटल से इसको मैनेज करते हैं। उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री तो था नहीं एडजस्टमेंट का, तो हमको अब आंसर मिलाना है। ग्रॉस प्रॉफिट है 16,700 और नेट लॉस है 27,810, तो यहाँ पे सबसे पहले F11 प्रेस करके और अकाउंट ओनली को मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद डेट चेंज करते हैं 31/3/21, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 16,700 और नेट लॉस 27,810, यही हमारा आंसर था। ग्रॉस प्रॉफिट 16,700 और नेट लॉस 27,810। जैसे इस क्वेश्चन की एंट्री करना है हमें, फिर से आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद स्केप और फिर से कंपनी क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं एडजस्टमेंट 4। चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्केप और अकाउंट इन्फो,
फिर लेजर और क्रिएट। अब इसमें देख रहे हैं सबसे पहला है रिटर्न। रिटर्न DR में भी है और CR में भी है, मतलब एक हो जाएगा परचेज रिटर्न और एक हो जाएगा सेल रिटर्न, अलग अलग बनाएंगे। इसी तरह से डिस्काउंट का है, एक DR में है एक CR में है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड और एक बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड। चलिए सबसे पहले रिटर्न क्या बनाते हैं, एक है 1250, तो रिटर्न इनवर्ड कर देते हैं 1250 और रिटर्न आउटवर्ड कर देते हैं 750। तो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट में जाएगा और इसका अमाउंट है 1250, तो 1250 और अमाउंट DR में रहेगा। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड और ये परचेज अकाउंट में जाएगा, तो परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट था 750, तो 750 और इसको करेंगे CR में। फिर उसके बाद है डिस्काउंट, एक है 800 का एक है 300 का। चलिए डिस्काउंट अलाउड और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 800 अमाउंट डालेंगे और एक कर देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम और इसका अमाउंट है 300 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है वेजेज और अमाउंट है 5000, तो वेजेज और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 5000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सैलरी और इसका अमाउंट है 2500, तो सैलरीज और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 2500 अमाउंट डालेंगे। फिर सैलरी के बाद है रेंट रिसीव्ड और इसका भी अमाउंट है 2500, तो बनाते हैं रेंट रिसीव्ड और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, तो इनडायरेक्ट इनकम और इसका अमाउंट है 2500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस और अमाउंट है 3000, तो बनाते हैं इंश्योरेंस और इंश्योरेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 3000, तो 3000 अमाउंट हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस के बाद है जनरल एक्सपेंस और अमाउंट है 5000, तो जनरल एक्सपेंस और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 5000, तो 5000 अमाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 15000, तो बिल्स रिसीवेबल और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट और अमाउंट है इसका 15000, तो अमाउंट डालेंगे 15000। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल और इसका अमाउंट है 31000, तो बिल्स पेबल और ये हो जाएगा करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी और इसका अमाउंट है 31000, तो 31000 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है बिल्डिंग और इसका अमाउंट है 75000, तो बिल्डिंग और ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स एसेट और बिल्डिंग का अमाउंट है 75000, तो अमाउंट डालेंगे 75000। फिर उसके बाद है बिल्डिंग के बाद है क्रेडिटर और इसका अमाउंट है 51000, तो क्रेडिटर और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर और इसका अमाउंट है 51000, तो अमाउंट डालेंगे 51000। और उसके बाद है क्रेडिटर के बाद है स्टॉक और अमाउंट है 20000, तो स्टॉक और ये हो जाएगा स्टॉक इन हैंड और स्टॉक का अमाउंट था 20000, तो 20000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है स्टॉक के बाद है कैपिटल और एक अमाउंट है 1,20,000, तो कैपिटल और ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल का अमाउंट था 1,20,000, तो 1,20,000 अमाउंट डालेंगे।
फिर उसके बाद है कैपिटल के बाद है कैश इन हैंड, अमाउंट है 4200। कैश इन हैंड का बना लेते हैं, वैसे हम अल्टर भी कर सकते हैं लेकिन कैश इन हैंड बना ही लेते हैं। इसका जाएगा अंडर ग्रुप कैश इन हैंड में, तो कैश इन हैंड और इसका अमाउंट था 4200, तो 4200 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है फर्नीचर और इसका अमाउंट है 50,000, तो बनाते हैं फर्नीचर और फर्नीचर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में ये जाएगा और फर्नीचर का अमाउंट है 50,000, तो अमाउंट डालेंगे 50,000। और उसके बाद है फर्नीचर के बाद है मशीनरी और इसका अमाउंट है 45,000, तो मशीनरी और ये भी फिक्स एसेट है और इसका अमाउंट है 45,000, तो अमाउंट डालेंगे 45,000। फिर है डेटर और अमाउंट है 20,500, तो डेटर और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा संडे डेटर, तो संडे डेटर और इसका अमाउंट है 20,500, तो 20,500 अमाउंट डालेंगे। फिर डेटर के बाद है परचेज और अमाउंट है 61,450, तो परचेज और ये जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट है 61,450, तो इसका अमाउंट डालेंगे। फिर परचेज के बाद है सेल्स और इसका अमाउंट है 1,03,150, तो सेल्स और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 1,03,150, तो 1,03,150 अमाउंट डालें। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट जिसका है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। चलिए एडजस्टमेंट का एंट्री करते हैं, स्केप से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बनाते हैं, अल्टर में आ जाएंगे और स्टॉक नाम से ऑलरेडी बनाए हुए थे, स्टॉक रहेगा ही और इसमें डेट चेंज करेंगे और इसका अमाउंट था 10,000, तो 10,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर और स्केप से आते हैं बाहर और फिर आ जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में और जनरल में हमको एंट्री करना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले वेजेस 200 जो कि है अनपेड, तो बनाते हैं अनपेड वेजेस, अल्ट सी करते हैं और अनपेड वेजेज और अनपेड वेजेस हमारा जो भी है वो करेंट लायबिलिटी होगा, तो करेंट लायबिलिटी यहाँ पे कर लेते हैं और लायबिलिटीज तो हम जानते ही हैं कि CR में होता है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे वेजेज रहेगा, तो वेजेज यहाँ पे करते हैं और इसका अमाउंट था 200 अमाउंट देते हैं और CR में अनपेड वेजेज कर लेते हैं और इसको करते हैं एक्सेप्ट। फिर उसके बाद है अस्थाई संपत्ति को 10% से हरासित करना है, मतलब डिप्रेशिएट ऑल फिक्स एसेट बाय 10%। तो अगर कॉपी में बनाते तो सबको तो एक साथ कर लेते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एंट्री करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अल्ट सी से क्रिएट करते हैं हम डिप्रेशिएट और हमारा फिक्स एसेट कौन कौन सा था, फिक्स एसेट था बिल्डिंग है, फर्नीचर है और मशीनरी है, ये तीन हमारा फिक्स एसेट है। तो सबसे पहले डिप्रेशिएट बिल्डिंग करते हैं, डिप्रेशिएट बिल्डिंग और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पे देख लीजिए 75,000 का हमारा बिल्डिंग था, तो फिर अल्ट सी से यहाँ पे करते हैं 75,000 और उसका कितना है 10% है, तो इंटू 10/100 और इसका अमाउंट जो भी आएगा इसको हम बिल्डिंग से फिक्स करेंगे, तो बिल्डिंग से हम इसको फिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। अब है फर्नीचर, तो डिप्रेशिएट फर्नीचर, डिप्रेशिएट फर्नीचर और फर्नीचर का अमाउंट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा और फर्नीचर का अमाउंट देख लेते हैं हमारा कितना है, फर्नीचर का अमाउंट 50,000, तो यहाँ पे अल्ट सी से क्रिएट करेंगे 50,000 इंटू 10/100, 50,000 का 10% और इसको हम फर्नीचर से फिक्स करेंगे, तो फर्नीचर से यहाँ फिक्स कर लिए। फिर है उसके बाद डिप्रेशिएट मशीनरी, तो अल्ट सी से यहाँ क्रिएट किए डिप्रेशिएट मशीनरी और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा और मशीनरी का अमाउंट देख लेते हैं। मशीनरी का अमाउंट हमारा था यहाँ पे कितना 45,000, तो फिर अल्ट सी से 45,000 इंटू 10/100 और इसको हम मशीनरी से एडजस्ट करेंगे, तो मशीनरी एडजस्ट किए इसको। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीपेड 150, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है, अल्ट सी से फिर क्रिएट करेंगे प्रीपेड
इंश्योरेंस, और ये करेंट एसेट में जाएगा। तो करेंट एसेट यहाँ पे रहने देंगे, और इसका अमाउंट था 150, तो यहाँ पे 150 अमाउंट डालेंगे और CR में इंश्योरेंस से इसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी पे 10% का इंटरेस्ट है। तो फिर LC से क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कैपिटल का अमाउंट कितना था? कैपिटल का अमाउंट था, कहाँ गया, 1,20,000, 1,20,000 था। तो LC से यहाँ पे क्रिएट करते हैं 1,20,000, और उसका कितना परसेंट हमको निकालना है? 10%। तो इंटू 10/100, 10% इसका जितना भी अमाउंट आएगा, और इसको कैपिटल से मैनेज करते हैं। कैपिटल से यहाँ मैनेज किए। उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर, और प्रॉफिट लॉस हमको चेक करना है। पहले हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 और नेट लॉस 11,350। तो सबसे पहले F11 प्रेस करके और अकाउंट ओनली को एस कर लेते हैं, और उसके बाद Alt F2 डेट चेंज करेंगे 31/3/21, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 और नेट लॉस 11,350। ये हमारा आंसर था, ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 और नेट लॉस 11,350। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से आ जाता है टैली स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी में आ जाते हैं, और 5वां क्वेश्चन बना रहे हैं। तो एडजस्टमेंट 5 उसको एक्सेप्ट करते हैं। स्केप से बाहर आते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। अब सबसे पहला एंट्री हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि है 26,500 का। तो बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट में ये जाएगा, और इसका अमाउंट था 26,500, 26,500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्ड्री डेटर 44,000। तो सन्ड्री डेटर, और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेटर, और इसका अमाउंट था 44,000। तो अमाउंट डालेंगे 44,000। फिर उसके बाद है सन्ड्री डेटर के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि है 18,000 का। तो प्लांट एंड मशीनरी, और ये भी फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में रहने देते हैं, और इसका अमाउंट है 18,000। तो 18,000 अमाउंट डाल रहे हैं। फिर उसके बाद है परचेज 37,000 का। तो परचेज, और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और अमाउंट है 37,000। तो 37,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है स्टॉक, और इसका अमाउंट है 23,000। तो स्टॉक, और इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक इन हैंड, और अमाउंट था 23,000। तो 23,000 अमाउंट डालेंगे। फिर है वेजेज, और इसका अमाउंट है 30,500। तो वेजेज, और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 30,500, 30,500 अमाउंट डालेंगे। फिर वेजेस के बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेज 2300 का। रेंट रेट्स एंड टैक्सेज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और रेंट टैक्स टैक्सेज का अमाउंट कितना था? 2300। तो 2300 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है रेंट टैक्स टैक्सेस के बाद है सैलरी, अमाउंट है 7,000। तो सैलरीज, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सैलरी का अमाउंट था 7,000। तो अमाउंट डालेंगे 7,000। फिर उसके बाद है सैलरी के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट है 7100। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, और इसका अमाउंट है 7100। तो 7100 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद है कैरेज, अमाउंट है 1800। तो कैरेज, और इसको हम मानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस,
कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट हो जाएगा, कैरेज का अमाउंट था 1800, तो अमाउंट डालेंगे 1800। फिर उसके बाद है कैरेज के बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 8000 का, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का अमाउंट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 8000, तो 8000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद है बैड डेट्स, अमाउंट है 950, तो बैड डेट्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, और इसका अमाउंट है 950, तो 950 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस 2500, सन्ड्री एक्सपेंस, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, और सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट है हमारा 2500, तो 2500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस के बाद है राम्स ड्राइंग 4600 का, तो राम्स ड्राइंग, और ड्राइंग कभी भी कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो कैपिटल अकाउंट, और इसका है अमाउंट है 4600, तो 4600 अमाउंट डालेंगे, और अमाउंट इसका रहेगा DR में। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड 5250, चलिए कैश को अल्टर कर लेते हैं, अल्टर, और कैश अमाउंट है कैश इन हैंड का 5250, तो 5250 अमाउंट डालेंगे। फिर स्केप से आ जाते हैं बाहर, क्रिएट में आ जाते हैं। फिर कैश के बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200 का, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट है 3200, तो 3200 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट है 42000, तो सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अमाउंट है 42000, तो अमाउंट डालेंगे 42000। और फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है सेल्स 1,25,000, तो सेल्स, और सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है 1,25,400, 1,25,400 अमाउंट डालेंगे। फिर सेल्स के बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड 2000, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये इनडायरेक्ट इनकम में हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट इनकम, और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या है 2000 अमाउंट था, तो 2000 अमाउंट डालेंगे। और उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड का था बैड डेट प्रोविज़न 1200 का, तो बैड डेट्स प्रोविज़न, और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, तो इनडायरेक्ट इनकम ही रहने देते हैं, और इसका अमाउंट है 1200, तो 1200 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद बैड डेट प्रोविज़न के बाद है राम्स कैपिटल 48000, तो राम्स कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 48000, तो 48000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है राम्स लोन 2000, तो राम्स लोन, और ये हमारा जाएगा लोन एंड लायबिलिटी में, तो लोन लायबिलिटी, और उसका अमाउंट है कितना 2000, तो अमाउंट डालेंगे 2000। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल 1000, तो बिल्स पेबल ये करेंट लायबिलिटी होगा, तो करेंट लायबिलिटी, और इसका अमाउंट है 1000, तो 1000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है GST कलेक्टेड 100, तो GST कलेक्टेड, ये हमारा हो जाएगा करेंट लायबिलिटी ही रहेगा, और इसका अमाउंट है 100 अमाउंट डालेंगे। ये करेंट लायबिलिटी GST कलेक्टेड इसलिए है कि यहाँ पे नोट में दिए हुआ है कि GST कलेक्टेड इज अ लायबिलिटी। फिर अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है 40,500। चलिए स्केप से आते हैं बाहर और अल्टर में आ जाते हैं, और स्टॉक बनाए हुए थे, स्टॉक को करते हैं अल्टर 31/3/21, और इसका अमाउंट था 40,500 अमाउंट डालेंगे। स्केप से आ जाते हैं बाहर
और उसके बाद आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और लेजर में हमको एंट्री करना है। सबसे पहला है एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स एंड टैक्स 3400। चलिए अल्ट सी से क्रिएट करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स एंड टैक्स, और आउटस्टैंडिंग जो भी है वो हमारा लायबिलिटी होगा, तो करेंट लायबिलिटी में इसको ले जाते हैं करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी तो हम जानते ही हैं कि CR होता है, तो सबसे पहले इसको रेंट रेट्स टैक्स से हम इसको मैनेज करते हैं। और इसका अमाउंट था कितना 3400, तो 3400 अमाउंट डालते हैं और CR में आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स एंड टैक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद कैपिटल का अमाउंट कितना था यहाँ पे देख लेते हैं। राम्स कैपिटल 48,000 का था। चलिए 48,000 अल्ट से यहाँ पे करते हैं 48,000 का 5%, तो 5/100 जितना भी अमाउंट है उसको राम्स कैपिटल से मैनेज करेंगे। उसके बाद है फिर प्रोवाइड डिप्रेशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 5%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को 5% से डिप्रेशिएट करना है और प्लांट मशीनरी को भी 5% से डिप्रेशिएट करना है, दोनों को अलग अलग बनाना होगा। तो बनाते हैं डिप्रेशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट जो भी था कितना था 26,500, तो 26,500 और उसका 5% है इंटू 5/100, और इसको लैंड एंड बिल्डिंग से हम मैनेज कर लेते हैं। फिर अल्ट सी से क्रिएट करते हैं डिप्रेशिएट प्लांट मशीनरी, तो डिप्रेशिएट प्लांट एंड मशीनरी, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और अल्ट सी से यहाँ पे करते हैं प्लांट मशीनरी हमारा था 18,000 का, उसका 5% निकालेंगे, तो 18,000 इंटू 5/100, और इसको प्लांट मशीनरी से मैनेज करते हैं, तो प्लांट मशीनरी से मैनेज किए। फिर उसके बाद है हमारा मेक बैड डेट प्रोविज़न एट 5%, तो बैड डेट प्रोविज़न का बनाना है हमको। फिर से अल्ट सी से क्रिएट करेंगे बैड डेट्स प्रोविज़न, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, बैड डेट प्रोविज़न ले नहीं रहा, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए एट द रेट 5%, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। और इसका अमाउंट था सन्नी डेटर से मैनेज करना है, सन्नी डेटर का अमाउंट था 44,000, तो चलिए 44,000 का 5% निकालते हैं, 44,000 इंटू 5/100, और इसको मैनेज करेंगे हम सन्नी डेटर से, तो सन्नी डेटर्स इसको मैनेज कर दिए। उसके बाद है फिर प्रीपेड सैलरी 2,000, तो अल्ट सी से क्रिएट करते हैं प्रीपेड सैलरी, और प्रीपेड सैलरी करेंट एसेट हो जाएगा, तो करेंट एसेट, और इसका अमाउंट है 2,000, तो 2,000 अमाउंट डाल देते हैं और इसको सैलरी से मैनेज कर लेते हैं, तो सैलरी से इसको मैनेज कर लिए। अब उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर और प्रॉफिट लॉस में आ जाते हैं। सबसे पहले F11 प्रेस कर लेते हैं और इसको अकाउंट ओनली को एस करते हैं, एक्सेप्ट, और उसके बाद डेट चेंज करते हैं 31/3/21, और उसके बाद आप यहाँ देखिए आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट 73,600 और नेट प्रॉफिट 37,525। ग्रॉस प्रॉफिट 73,600 और नेट प्रॉफिट 37,525। जैसे इस क्वेश्चन का एंट्री करना है, फिर से आ जाते हैं टैली स्क्रीन पे और फिर से कंपनी हम क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम दे देते हैं एडजस्टमेंट 6। छठा क्वेश्चन बना रहे हैं एडजस्टमेंट 6 और इसको एक्सेप्ट करते हैं। स्किप से आ जाते हैं बाहर, अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। अब इसमें एंट्री करना है सबसे पहले कैश इन हैंड 150 का है, तो कैश इन हैंड बना ही लेते हैं। हालांकि हम उसमें भी एंट्री कर सकते हैं कैश वाले में अल्टर करके, तो कैश इन हैंड का कैश इन हैंड में ही जाएगा।
और इसका अमाउंट है 150, अमाउंट इसका डालेंगे। फिर उसके बाद है कैश एट बैंक 695, तो कैश एट बैंक और इसका अमाउंट सॉरी बैंक अकाउंट में जाएगा, तो बैंक अकाउंट और इसका अमाउंट है 695, तो 695 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम 1500, तो इंश्योरेंस प्रीमियम और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 1500, 1500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है डिस्काउंट 750, तो डिस्काउंट और डीआर साइड में है इसलिए इसको एक्सपेंस ही मानेंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 750, तो 750 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 45,000, तो बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक और ये हमारा जाएगा स्टॉक इन हैंड में, तो स्टॉक इन हैंड और इसका अमाउंट है 45,000, तो 45,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 85,000, तो प्लांट एंड मशीनरी और इसका अमाउंट है 85,000, ये फिक्स एसेट में जाएगा, तो फिक्स एसेट और अमाउंट है 85,000 अमाउंट डाले। फिर उसके बाद है प्लांट मशीनरी के बाद फिक्सचर एंड फिटिंग 7500, तो फिक्सचर एंड फिटिंग और ये भी फिक्स एसेट में ही रहेगा और इसका अमाउंट है 7500 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है बिल्डिंग 75,000, तो बिल्डिंग यही फिक्स एसेट में ही रहेगा और अमाउंट है 75,000, तो 75,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है प्रोडक्टिव वेजेज 30,000, तो प्रोडक्टिव वेजेज और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट था 30,000, तो 30,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है प्रोडक्टिव वेज के बाद है सन्ड्री डेटर 55,000, तो सन्ड्री डेटर और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर ही होगा, तो सन्ड्री डेटर और सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 55,000, तो अमाउंट डालेंगे 55,000। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 15,000, तो 15,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सैलरी अमाउंट है 14,000, तो सैलरीज और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सैलरी का अमाउंट है 14,000, तो 14,000 अमाउंट डालेंगे। फिर सैलरी के बाद है परचेज और इसका अमाउंट है 1,50,000, तो परचेज और ये जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट है 1,50,000, तो 1,50,000 अमाउंट डालें। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 2,000, कैरेज इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट था 2,000, तो 2,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड 2,100 का, कैरेज आउटवर्ड और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 2,100, तो 2,100 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंस 10,000 का, फैक्ट्री एक्सपेंस और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो तो डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और इसका अमाउंट है 10,000, तो 10,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद है बैड डेट 750 का, तो बैड डेट्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसका अमाउंट है 750, तो 750 अमाउंट डालें। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज 625 का, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा और इसका अमाउंट है 625, तो 625 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद इधर सीआर साइड में देखते हैं कैपिटल है 90,000 का,
तो कैपिटल, और ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और अमाउंट है 90,000, तो 90,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है सेल्स 3,38,070, सेल्स, ये सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है 3,38,070, 3,38,070। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अमाउंट था 40,000, तो 40,000 अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद है परचेज रिटर्न 1,500, तो परचेज रिटर्न, और ये परचेज अकाउंट में जाएगा, तो परचेज अकाउंट, और परचेज रिटर्न का अमाउंट था 1,500, तो 1,500 अमाउंट डालेंगे, लेकिन अमाउंट CR में होगा क्योंकि परचेज रिटर्न हो रहा। उसके बाद है डिस्काउंट 3,500, और ये CR साइड में है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड करके बना लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये इनडायरेक्ट इनकम, और इसका अमाउंट था 3,500, तो 3,500 अमाउंट डाल रहे हैं। फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक OD, तो बैंक OD में जाएगा, और अमाउंट है 20,000, तो 20,000 अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, तो इनडायरेक्ट इनकम, और इसका अमाउंट है 2,000, तो 2,000 अमाउंट इसका डालें। फिर उसके बाद आप देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या करना है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का, तो स्केप से आ जाते हैं बाहर, और अल्टर में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम बनाए हुए थे, तो ओपनिंग स्टॉक वाला को अल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे डेट डालेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था 60,000, तो 60,000 अमाउंट डालेंगे। और फिर स्केप से आ जाते हैं बाहर, और अकाउंटिंग वाउचर जनरल में तो है ही, अगर नहीं रहते तो F7 प्रेस करते हैं। उसके बाद है प्लांट और मशीनरी को 10% से, और फिक्सचर और फिटिंग को 5% से। तो सबसे पहले प्लांट मशीनरी को करते हैं, तो डिप्रेशिएट प्लांट एंड मशीनरी, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाते हैं। और प्लांट और मशीनरी का अमाउंट था 85,000, तो यहाँ पे LC से क्रिएट करते हैं 85,000, और 10% है, तो इंटू 10/100, और इसको प्लांट एंड मशीनरी से एडजस्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद इसी में है प्लांट और मशीनरी के बाद है फिक्सचर्स और फिटिंग को 5% से, और फिक्सचर्स फिटिंग का अमाउंट देख लीजिए, प्लांट मशीनरी का था 85,000, फिक्सचर्स फिटिंग का है 7,500। चलिए फिक्सचर्स फिटिंग को फिर से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, डिप्रेशिएट फिक्सचर्स एंड फिटिंग, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। और इसका अमाउंट कितना था 7,500, तो 7,500 गुने 5% से था, तो 5/100, और फिक्सचर्स फिटिंग से इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर देख लेते हैं बीमा प्रीमियम अग्रिम चुकाया गया है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500, तो फिर से LC से क्रिएट करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, अगर चाहे तो इसको कम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको समझना है कि क्या हम लिख रहे हैं। ये हो जाएगा करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स, और उसके बाद इसको एडजस्ट करना है हमको, इंश्योरेंस सॉरी इसका अमाउंट कितना है 500 था, एक मिनट देख ले रहा है, इसका अमाउंट है 500, तो 500 अमाउंट डालेंगे, और इसको एडजस्ट करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम से, तो इंश्योरेंस प्रीमियम से एडजस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद है वेतन तथा अधिविकर्ष पर ब्याज क्रमशः 500 और 1,000 अदद था, मतलब सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग। चलिए एक है 500, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500,
और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 1000। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी का बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो करेंट लायबिलिटी ही रहेगा। तो करेंट लायबिलिटी, और लायबिलिटी तो जानते ही हैं CR में होता है, तो पहले यहाँ पे सैलरी से इसको मैनेज कर लेते हैं। और सैलरी का अमाउंट इसका है 500 और यहाँ पे CR में देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1000 का। तो बनाते हैं, LC से क्रिएट करते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और इंटरेस्ट तो हम पहले ही दिए हैं, आउटस्टैंडिंग है लेकिन फिर भी हम इंटरेस्ट पहले ही दिए हैं। तो करेंट लायबिलिटी, ये करेंट लायबिलिटी नहीं रहेगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वैसे तो आउटस्टैंडिंग जो भी रहता है उसको लायबिलिटी मानते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो भी है वो तो पहले ही दे देंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको हम लेंगे, और इसका अमाउंट है 1000, तो 1000, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है तो इसको हम बैंक कोडी से, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट वाले से मैनेज करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट से इसको मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद है संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% का प्रावधान कीजिए। प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेप्ट हो जाएगा, और 5% से इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो फिर से क्रिएट करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। और सन्डी डेटर का अमाउंट कितना था? सन्डी डेटर का अमाउंट है 55,000। तो सन्डी डेटर से इसको मैनेज करना है, तो सन्डी डेटर के अमाउंट से इसको हम 5% ये करेंगे। तो 55,000 इंटू 5/100, और इसको हम एडजस्ट करेंगे सन्डी डेटर से एडजस्ट कर लिए। उसके बाद है लास्ट एडजस्टमेंट है, पूंजी पर 5% के ब्याज की व्यवस्था कीजिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। और 1 अक्टूबर 2017 को 10,000 का अतिरिक्त पूंजी लगाया गया है। 1 अक्टूबर को लगाया गया, और मतलब 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, 6 महीने बाद 10,000 का पूंजी लगाया गया था। और कैपिटल इसमें टोटल था 90,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम 80,000 का निकालेंगे 1 साल के लिए 5%, और फिर ये 10,000 जो एक्स्ट्रा पूंजी है इसका हम निकालेंगे 5% 6 महीने के लिए। तो पहले हम करते हैं, LC से क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। और इसको पहले हम 80,000 का 5% निकालते हैं, और इसको कैपिटल के साथ मैनेज करते हैं। और एक और बन जाएगा एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे कॉपी में तो एक ही साथ बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो एंट्री करना है तो अलग अलग होगा। एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, लेकिन अमाउंट जो है यहाँ पे 10,000 है एडिशनल। तो 10,000 का 5%, और कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए, तो इंटू 1/2 कर देते हैं। इसका अमाउंट जो भी आएगा 250, और इसको भी कैपिटल से हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद स्केप से आ जाते हैं बाहर, और आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। सबसे पहले यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 1,47,570, और नेट प्रॉफिट है 1,16,470। चलिए यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, और उसके बाद अकाउंट ओनली को एस कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और फिर यहाँ डेट चेंज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 1,47,570, और नेट प्रॉफिट है 1,16,470। यही आपका आंसर था, 1,47,570 और 1,16,470।